अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, वफाक की रोटेशन पॉलिसी के नतीजे में सिंध पुलिस से ट्रांसफ़र किए जाने वाले डीआईजी जावेद महर, जिनका ट्रांसफ़र मोटर वे में कर दिया गया था, लेकिन अब जो है उस रोटेशन पॉलिसी का जो ऑर्डर का जो पैरा नंबर 13 था, उस पर अमल दरामद करते हुए जो है जावेद महर डीआईजी की पोस्टिंग जो है वो डीआईजी जोनल कमांडर वेस्ट जोन नेशनल हाईवे पुलिस कोयटा में कर दी गई है। यानी उन पर जो है रोटेशन पॉलिसी के ऑर्डर के पैरा नंबर 13 का इतलाक किया गया है। और ये जो पैराग्राफ 13 का जो इतलाक है ना, ये उन तमाम पीएसपी अफसरान पर किया जाएगा जिनका ट्रांसफ़र जो है अब रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है सिंध पुलिस से किया जा रहा है। अब अगर जिस तरह मकसूद मेमन डीआईजी एसएसयू हैं और लड़काना का जो डीआईजी हैं नासिर आफ्ताब, इनकी भी पोस्टिंग अगर मोटर वे पुलिस में हो जाती है तो उसके बाद इन पर भी जो है उसी पैरा नंबर 13 का जो है इतलाक किया जाएगा। यानी कि 2 साल तक इन पुलिस अफसरों की पोस्टिंग जो है सूबा सिंध में नहीं की जा सकेगी। यानी ये मोटर वे पुलिस का हिस्सा तो हो जाएंगे, लेकिन इनकी पोस्टिंग या तो कोयटा में होगी या पंजाब या पर इस्लामाबाद में कर दी जाएगी। और इसी तरीके से जो दूसरे जो रोटेशन पॉलिसी के जद में डीआईजीज आ रहे हैं, जैसा नोमान सिद्दीकी डीआईजी ईस्ट और डीआईजी वेस्ट जो है कैप्टन आसिम हैं, इस तरीके से अब्दुल्ला शेख डीआईजी डीएल ब्रांच है, आसिफ एजाज शेख है, नईम शेख, अब्दुल सलाम शेख, उस्मान गनी सिद्दीकी, इन तमाम की पोस्टिंग रोटेशन पॉलिसी के तहत अगर एफआईए में या आईबी में या नेब में या स्टेट लाइफ में हो जाती है, तब भी इनकी पोस्टिंग के तहत जो है इन पर जो है रोटेशन पॉलिसी का पैरा नंबर जो 13 है उनका इतलाक जो है इन अफसरों पर भी होगा और इन्हें जो है सिंध के हदूद से बाहर ही 2 साल तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने पड़ेंगे। इस तरीके से सिंध पुलिस के जो ये पीएसपी अफसरान जो नाज़ों में पले हैं, यानी कि इन्हें गर्म ज़मीन पर पैर रखने की आदत नहीं है, यानी सख्त किस्म की ड्यूटियां ये करने से कासिर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुरी खाने के आदी हैं। अब इन्हें जो है एक तरीके से इस रोटेशन पॉलिसी के नतीजे में जो है एक सख्त तरीन अजियत और सख्त तरीन सज़ा से गुज़रना पड़ रहा है। और जो पैरा नंबर 13 है वो तो इन तमाम के लिए एक तरीके से जो है तोप का गोला साबित हो रहा है कि ये 2 साल तक जो है सिंध के हदूद में किसी भी सूरत में जो है ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अब प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। इस वक्त सिंध पुलिस में जो है एक तरीके से कंपटीशन है मेमन पीएसपी अफसरों में और शेख पीएसपी अफसरों में। शेख जो पीएसपी अफसरान हैं या शेख पुलिस अफसरान जो है शेख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी अक्सरियत है, उनका एक जमे गफ़ीर जो है वो हमें इस वक्त सिंध पुलिस में नज़र आ रहा है। एक इतला के मुताबिक तकरीबन 18 जो शेख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान इस वक्त सिंध पुलिस में जो है बराजमान हैं, जिसमें एडिशनल आईजी जो है वो तकरीबन कोई 3 बताए जाते हैं। डॉक्टर अमीर शेख हैं, अब्दुल खालिक शेख हैं, मुजफ्फ़र अली शेख हैं। इस तरीके से जो डीआईजीज़ हैं उनमें अब्दुल्ला शेख है, मज़र नवाज़ शेख है, मुनीर अहमद शेख है, नईम अहमद शेख है, आसिफ एजाज शेख हैं, ग़ुलाम मुर्तज़ा शेख हैं और इस तरीके से मुनीर शेख जूनियर भी हैं। एसएसपीज़ में जो है अमजद अहमद शेख हैं, सरफराज नवाज़ शेख है और जुनैद अहमद शेख है, एजाज़ अहमद शेख हैं, अब्दुल सलाम शेख जो एसएसपी हैदराबाद हैं ये हैं, मोहम्मद पंचल शेख हैं और डॉक्टर जैन शेख हैं और इस तरीके से खावर अकबर शेख जो AGMT हैं इस वक्त, ये भी शेख बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। तकरीबन 18 के करीब जो है वो शेख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पीएसपी अफसरान हैं। इनका इमाम जो है या इनका जो सबसे पुराना जो था वो थे खालिद शेख पीएसपी अफसर, मेजर खालिद शेख जो थे।
वो अब जो एडिशनल आईजी के से वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे के रिटायर हो चुके हैं। इस तरह हमारे नुमाइंदे का और ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि शेख बरादरी का जो कड़ियाँ हैं जाके मिलती हैं उबैदुल्लाह सिंधी के ख़ानदान से। उबैदुल्लाह सिंधी जो है, जो लोग तारीख़ से वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि उबैदुल्लाह सिंधी जो है उनका ताल्लुक़ जो है आज़ादी की तहरीक से था और रेशमी रुमाल तहरीक के वो खालिक बताए जाते हैं। वो किस तरीके से इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं और वो जाके उनका जो शजर नसब है वो एक सिख कम्युनिटी से जाके मिलता है, बाद में वो इस तहरीक का हिस्सा बन के जो है वो मुसलमान हो जाते हैं। और ये कहा यह जाता है कि ये शेख बरादरी है, इनकी कड़ियाँ जो है जाके उबैदुल्लाह सिंधी के ख़ानदान से जाकर मिलती हैं। और एडिशनल आईजी जो खालिद शेख रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में ये इतला है, कहा जाता है कि वो उबैदुल्लाह सिंधी के नवासे या पोते बताए जाते हैं। ये भी मालूम हुआ है कि ये जो शेख बरादरी के जो अफसरान हैं इसमें पहले रैंकर्स जो थे वो काफ़ी थे, जैसे कि शबीर शेख एक एसपी थे, उन्हीं के जो भाई थे नूर अहमद शेख कराची में जो गुलशन इकबाल थाने के SHO भी रह चुके हैं और वो डाकुओं के ख़िलाफ़ एक बहुत ही खौफनाक किस्म की मुहिम भी चला चुके थे। बशीर अहमद सिद्दीकी जिस ज़माने में IG सिंध हुआ करते थे। इस तरीके से एक सगीर अहमद शेख SHO भी रहे हैं कराची पुलिस के और CIA में भी काफ़ी अरसा रहे। इसी तरीके से सईद अहमद शेख हैं दूसरे, और इनकी भी कड़ियाँ जाके एक कश्मीरा खान नामी एक डाकू था, वहाँ जाके कहीं ना कहीं कड़ियाँ जाके इनकी मिलती है, ये कहना है हमारे नुमाइंदे और ख़ुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। इस तरीके से जो मेमन कम्युनिटी के हैं, मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी कोई इनका जो इमाम बताया जाता है वो बशीर अहमद मेमन है, जो डायरेक्टर जनरल FIA केसेस से रिटायर हो चुके हैं। और इस तरह अब जो ग़ुलाम नबी मेमन है एडिशनल IG कराची, इस तरीके से मकसूद मेमन जो DIG SSU हैं, जो काफ़ी शोहरत पा चुके हैं अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने के हवाले से और ताल्लुकात के हवाले से। इस तरीके से फैसल बशीर मेमन जो हैं वो भी मेमन बरादरी से हैं और इस वक्त मीरपुर ख़ास के SSP हैं, लेकिन वो पुलिस के बाद फ़िरौनों के आताब का शिकार होकर पिछले कई सालों से जो है अपने ड्यू प्रमोशन से भी महरूम हैं और इस वक्त मीरपुर ख़ास के SSP बताए जाते हैं। नाज़रीन, इससे कबल के मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश भी है, दरख्वास्त भी कि अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, पुलिस का एक SO शाकिर मलिक जो कि DSP तारिक मलिक के भांजे बताए जाते हैं, इस वक्त क्लिफ्टन ट्रैफिक के SO हैं। इनकी साहबजादी निशरा शाकिर मलिक ये 3 साल कबल जो है ये जो है वो GT पायलट मुंतखब हुई थी, सेलेक्ट हुई थी और आज जो है इन्होंने पासिंग आउट परेड इनकी हो चुकी है, यानी कि ये कन्फर्म जो है इस वक्त GT पायलट बन चुकी हैं, जो कि एक एज़ाज़ की बात है। 3 साल कबल जब उस वक्त के IG कलीम इमाम को ये इत्तला मिलती है कि उनका एक सब इंस्पेक्टर की साहबजादी जो है वो फोर्स का हिस्सा बन गई और GT पायलट वो सेलेक्ट हो गई, तो वो उसी वक्त उन्हें दावत देते हैं, मदऊ करते हैं सब इंस्पेक्टर को, शाकिर मलिक को, और बुलाते हैं और फिर एक अच्छी खासी गैदरिंग हो जाती है, तमाम DIGs उसमें शामिल होते हैं और 1 लाख रुपए उनको इनाम भी देते हैं कि इतना अच्छा पुलिस अफसर है कि उन्होंने अपनी साहबजादी की इतनी अच्छी तरबियत की और उनको एजुकेट करवाया कि वो आज जो है वो पुलिस की नेकनामी का बायस बन रही और फोर्स का हिस्सा बन चुकी है GT पायलट की सूरत में। तो ये एक अच्छी खबर थी, एक जो जिसकी वजह से मैं अपने जो है व्यूवर से इसको शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, राय अकमल न्याज एक SHO शराफी गोट हुआ करते थे, जो जिन्हें जो है सरकारी अराजी पर कब्ज़ा करने के इल्ज़ाम में एक इंक्वायरी के बाद जो है मलीर के SSP जो है इरफान बहादुर ने लाइन हाजिर कर दिया है। ये इससे कबल जो है आरामबाग थाने के भी SHO रह चुके हैं और वहाँ इनके कमान में एक पुलिस पार्टी
से मुकाबला होता है डाकुओं के बहाने या डाकुओं की आड़ में, जो है एक बेगुनाह शख्स जो है पुलिस इनकाउंटर में हलाक हो जाता है, जिसके बाद जो है इन्हें वहाँ से एडिशनल आईजी कराची तब्दील कर देते हैं। लेकिन असर व रसूख होने के नाते इन्हें दोबारा जो है फौरी तौर पर जो है शराफी गोड़ थाने का SHO बना देते हैं। इस सिलसिले में अब ये मालूम हुआ है कि शराफी गोड़ के इलाके में जो है वो भैंस कॉलोनी रोड नंबर 12 कोयला गोदाम के करीब जो है वो इन्होंने जो है अंसारी नामी जो है एक बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है, उन्होंने रेलवे के राजी पर ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसे फ़रोख्त करना शुरू किया। करोड़ों रुपयों की जो है इन्होंने जो है अंसारी ने वहाँ पर रेलवे की ज़मीन फ़रोख्त की है। उन्हें पुलिस की मुबैना तौर पर सरपरस्ती हासिल थी और वहाँ पर इन्होंने जो है एक बहुत बड़ी बाउंड्री लाइन जो है तामीर की, एक बहुत बड़े ज़मीन पर कब्ज़ा करके ये कहकर कि यहाँ पर SSP मलीर का हाफिज़ बनाया जा रहा है, जबकि SSP मलीर को इसका इल्म नहीं था। जब उन्हें ये पता चला कि उनके ऑफिस के नाम पर जो है बहुत बड़ी अराज़ी पर कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने इसकी तहकीकात कराई। जब ये तहकीकात में इल्ज़ामात की तस्दीक हो जाती तो उसके बाद जो है राय अकमल नियाज़ जो SHO शराफी गोड़ थे उन्हें लाइन हाजिर कर देते हैं। इस सिलसिले में पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि जो राय अकमल नियाज़ एक तवील अरसे तक जो है उस सिक्योरिटी गार्ड का हिस्सा रहे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को दी जाती है। जब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची आते हैं मुकदमात की समाअत के लिए तो ये सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके साथ चलता है, तो उस सिक्योरिटी गार्ड का ये हिस्सा रहे। और अब भी पुलिस ज़रा का कहना है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कराची आएंगे तो इनकी पोस्टिंग इनके किसी भी मनपसंद थाने में कर दी जाएगी। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। एक अंधी मची हुई इस वक्त स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के अंदर। ठीक है कि उनके बड़े अफसर जो है रोटेशन पॉलिसी के जद में आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गरीब पुलिस एहलकारों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ दें, यानी कि मामूली गलतियों पर उनसे मुंह मांगी रिश्वत वसूल की जा रही है। एक जो कांस्टेबल हैं वो डिसमिस हो जाते हैं और वो बहाली के लिए जो है DIG के रीडर अमीन मरवत के चक्कर लगाते हैं। बहाली की कीमत जो है पहले 20-25 हज़ार रुपये में बहाल कर दिए थे, लेकिन अब जब से जो है DIG रोटेशन पॉलिसी के नतीजे में ट्रांसफ़र होने वाले हैं वो रेट जो है 2 से 3 से 4 गुना बढ़ा दिया। कि नहीं, अब 1 लाख रुपए लेकर जो है डिसमिस होने वाले पुलिस एहलकारों को बहाल किया जाता है और ये रकम मुबैना तौर पर जो है वो DIG के रीडर जो है वो अमीन मरवत के नाम पर या वो उनके जो बीटर हैं वो वसूल कर रहे हैं बहाली के लिए। एक कांस्टेबल जो डिसमिस थे उन्होंने भी अपनी बहाली के लिए रब्ता किया तो उनसे लाख रुपए मांगे और रो पड़े कि भाई मेरे पास तो लाख रुपए नहीं है और मेरी बेटी की शादी है, जहेज़ के लिए मैंने कुछ पैसे रखे। तो उसके बाद उनसे मुबैना तौर पर 50,000 रुपये लेके उन्हें बहाल कर दिया गया है। ये कहना है ख़ुद SSU के एक DSP ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर ये इतला जो है इस चैनल के साथ शेयर की है। अब इसके अलावा जो है एक और ख़बर ये है कि जो PSL के जो मैच हुए थे पिछले, उसमें एक तो फीडिंग चार्जेस के मद में जो है SSU वाले जो है वो 54 लाख रुपए जो है AG सिंध से ड्रा कर चुके हैं। बाबर नामी सिपाही जो कज़न है या करीबी रिश्तेदार है फारूक का अकाउंटेंट का, वो वहाँ पर इसी काम के लिए उन्हें वहाँ रखा गया है कि जो भी यहाँ से ये जो बिल भिजवाते हैं फीडिंग चार्जेस की मद में वो वहाँ से आसानी कैश कर रहा था। अब मालूम यह हुआ कि 98 लाख रुपए का एक और इन्होंने जो है वो बिल भिजवाया है फीडिंग चार्जेस के मद में। और ये जो फीडिंग चार्जेस है ये बाकी जो पुलिस वालों की ड्यूटियाँ वहाँ पर लगी थी SSU के जो अलावा उनके नाम पर भी जो है ये फीडिंग चार्जेस जो है ये अब AG सिंध से वसूल कर रहे हैं। हालांकि जो 54 लाख का इन्होंने पहले वसूल किया था वो भी खाना इन्होंने उन पुलिस वालों को किसी होटल से नहीं खिलवाया था, बल्कि अपने ही उस SSU के मेस से वो खाना वहाँ पहुँचाया गया था, जिस मेस कटिंग के नाम पर ये ऑलरेडी जो है पुलिस वालों से जो है 4,500 रुपया महीना जो है उनकी तनख्वाहों से कटौती करते हैं। और उसी मेस का खाना उन्हें खिलाकर जो है AG सिंध को एक तरीके से चूना लगा दिया गया और उनसे 54 लाख रुपए वसूल कर ली। और अब उससे भी इनका पेट नहीं भरा, अब ये 98 लाख रुपए जो है मज़ीद जो है वो फीडिंग चार्जेस के मद में AG सिंध से वसूल करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। नाज़रीन, इससे कबल के मैं जानना चाहूँ एक और आखिरी खबर। बोर्ड बेसन का इलाका जो मॉडल पुलिस स्टेशन है, ये हम खबर चला चुके हैं कि उनके जो SHO हैं पीर शबीर बहुत ही इंसान दोस्त हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं।
हैं इस और इम्तिहान दिए बग़ैर वो SHO लगे हैं, जो कि ख़ुद ग़ुलाम नबी मेमन के वज़ा करदा तौर तरीके की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी। लेकिन अब ये इत्तला मिली कि वो रोज़ाना जो है मगरिब की नमाज जो है मगरिब की जो नमाज है वो क्लिफ्टन थाने में जो एक मस्जिद उन्होंने बनाई है, जहाँ पर जो है ख़ुद ग़ुलाम नबी मेमन साहब भी वहीं रहते हैं, पुलिस क्वार्टर्स में, फ्लैट्स में। वो भी बाकायदगी के साथ जो है मगरिब की नमाज जो है इसी मस्जिद में पढ़ते हैं। और SHO जो है बोर्ड बेसन जो है पीर शबीर, वो भी उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन अब जो इलाका है उनका, वो इलाका जो है वो कहते हैं कि एक तरीके से जो है मनशियात का गढ़ बन चुका है, यानी शीशा और आइस का कारोबार जो है खुले आम चल रहा है। कहते हैं ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। इसी शीशे के ज़रिए जो है ना इस वक्त DHA और जो दरख्शां हैं, बोर्ड बेसन है, इनका जो नौजवान नस्ल है उनको इसी शीशे के ज़रिए तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। बहुत सारे अड्डे चल रहे हैं शीशे के और आइस के, जिससे कि पुलिस को तकरीबन जो है एक इतला के मुताबिक जो है 40 से 50 लाख रुपए की आमदनी इसी घिनौने कारोबार से हो रही है। मिली है कि आइस का और शीशे का सबसे जो बड़ा मरकज़ है, ये बारबेक्यू नाइट के पीछे जो है एक बंगला है, बहुत बड़ा बंगला है, यानी बिलावल हाउस के करीब। वहाँ पर जो है ये आकाश नामी एक शख्स जो है ये बहुत बड़ा कारोबार चला रहा है, जहाँ से तकरीबन जो है 4 से 5 लाख रुपए का भत्ता जो है बोर्ड बेसन पुलिस को जा रहा है। उन तमाम तरह कारोबार की जो निगरानी है वो कहते हैं कि श्री जिन्ना कॉलोनी थाने का जो पुलिस चौकी का जो इंचार्ज है मुस्लिम और यूनस जो है, ये दोनों उसकी एक तरीके से सरपरस्ती करते हैं। तकरीबन जो है ये इतला ये मिली है कि मसाज सेंटर कोई 47 के करीब जो है मसाज सेंटर्स बोर्ड बेसन के इलाके में और यहाँ चल रहे हैं दरख्शां के इलाके में, और तकरीबन जो है कुछ 14-15 कत्ल हो चुके हैं। लेकिन अब तक जो है SHO के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। ये भी इत्तला मिली है कि जो SHO पीर शबीर हैं वो बहुत ही ज़्यादा करीब हैं एडिशनल IG कराची के। जब वो एडिशनल IG कराची यानी ग़ुलाम नबी मेमन जब DIG साउथ थे, तो उस वक्त जो है पीर शबीर सदर थाने के SHO थे और तकरीबन 4 साल तक ये सदर थाने के SHO रहे। और उसके बाद जब ग़ुलाम नबी मेमन एडिशनल IG कराची बन जाते हैं तो उन्हें मॉडल पुलिस स्टेशन बोर्ड बेसन का SHO लगा देते हैं। ये तमाम तर जो इशारे यही मिलते हैं कि पीर शबीर जो है वो ग़ुलाम नबी मेमन के बहुत करीब हैं। और इस वक्त जो है बोर्ड बेसन का जो इलाका है ये तकरीबन जो है वो शीशे और आइस के गुनाउने कारोबार के जद में आ चुका है। पूरी जो बर्गर नस्ल है, बर्गर फैमिलियों के जो नौजवान लड़के और लड़कियां जो है वो इसके जद में आके तबाह और बर्बाद और पुलिस जो है वो दोनों हाथों से जो है नोट बटोर रही है। इसके बावजूद जो है पीर शबीर की जो अपनी रिपुटेशन है बहुत अच्छी है, इंसान दोस्त हैं और वक्त पर दोस्तों के काम आते हैं। और अगर कोई मेडिकल का कोई प्रॉब्लम हो यानी जिन्ना अस्पताल से मुतालिक, तो वो उसकी आधी रात को भी अगर आप उन्हें ज़हमत दोगे तो वो आपकी मदद करेंगे। जितना भी रुपया आपको मतलब उस पर ख़र्च होगा अद्वियात पर या दूसरे भी मामलात पर, तो वो खर्च करने को तैयार होते हैं। ये उनके दोस्त भी कहते हैं, उनके नाकिदीन भी ये कहते हैं कि ये खूबी जो है SHO बोर्ड बेसन पीर शबीर में है। और वो हर साल सांगड़ में जो है वो आई कैंप लगाते हैं और उसका तमाम ख़र्चा जो है वो ख़ुद तने तनहा अदा करते हैं, किसी से 1 रुपया भी इस सिलसिले में वसूल नहीं करते। ये कहना है पुलिस के काबिल एतमाद ज़रा और ख़ुद हमारे नुमाइंदे का। नाज़रीन, इससे कबल के इजाज़त चाहूँ, एक इतला ये कि नेक्टा की तरफ से एक रेड अलर्ट जो है वो कराची में जारी कर दिया है। कराची पुलिस को अलर्ट कर दिया गया कि कुछ भी हो सकता है कराची में, यानी कि खुदकश हमला हो सकता है, रिक्शा में कोई बम रखकर वो फट सकता है, किसी भी ये जो सरकारी इमारतें हैं इसके आसपास जो है ये
चेकिंग का सिलसिला बढ़ा दिया जाए, इसलिए कि दहशतगर्दों के ग्रुप जो हैं वो रा के और एनडीएस के जो है वो दाखिल हो चुके हैं और कोई बहुत बड़ी वारदात तखरीबकारी की कराची में किसी वक्त होने का ख़तरा है। ये इन्फॉर्मेशन जो है नेक्टा ने दी है कराची पुलिस को। कराची पुलिस और रेंजर्स जो है इस वक्त अलर्ट हो चुकी है और तकरीबन स्नैप चेकिंग और तमाम कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। इससे कबल कि मैं इजाज़त चाहूँ, वही मेरा मुतालबा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश भी है, दरख्वास्त भी है कि अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और प्रोग्राम के आखिर में जो है अब्बास चीमा की खरी खरी बातें सुने कि किस तरीके से वो अपने ही महकमे को ललकार रहे हैं, अपने ही महकमे को, अपनी जो तोपों का रुख है उन्होंने अपने महकमे की जानिब मोड़ा हुआ है और बड़ी खरी खरी बातें कर रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं अपने उन अफसरों को जिन्हें वो बहरूपिया कह रहे हैं। बार बार तकरार के साथ वो बहरूपिया कह रहे हैं। उनका दर्द बिल्कुल सही है, वो जज्बात की रो में बहकर वो सब कुछ कह रहे हैं कि जो जिसके बारे में हर पुलिस अफसर दिल ही दिल में सोचता तो है, लेकिन उनमें ये सब कुछ कहने की हिम्मत और जुर्रत नहीं होती। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। ये बताएं मुझे कि ये जो आपके पीएसपी अफसरान हैं उनका कहना यह है कि अब्बास चीमा को चूंकि मंगोपीर थाने का ये एक्टिंग एसएचओ थे, इन्हें वहां का एसएचओ नहीं बनाया, तो ये गुस्से में आकर जो है इन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है पुलिस के महकमे की जानिब मोड़ दिया। और कोई वजह नहीं कि अगर आज इनको एसएचओ लगा दिया जाए तो ये भी खामोश हो जाएंगे। उनका कहना ये है, क्या ये सही है क्या? देखो, जो किसी की सोच है वो तो चेंज नहीं कर सकता कोई बंदा ना जी। ये उससे पहले तो मैं ऑलरेडी यहाँ पोस्टर था धक्के खा के, जो मैं जिन जिन मुसीबतों से मैंने जिक्र किया है निकला था, ठीक है जी। वहां पे मैंने मकसद के एज ए कंप्लेन अफसर जो महीना पूरा ड्यूटी की है, ठीक है जी। हालांकि एडिशनल एसएचओ का मैटर होता है, मैं एक एडिशनल एसएचओ वहां का ट्रांसफर होकर चले गए थे तो वो कंप्लेने भी डील करते थे। मेरी वही ड्यूटी थी जो एसएचओ साहब थे दरान साहब, पहले मेरी इनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि आप सर ये संभाल लें। मैं कहा ठीक है जी। फिर हमने जवानों की तरह संभाला है वो, यानी तकरीबन 60-70% काम सारा मेरे पास सिफारिशों से आ जाता है, क्योंकि लोग मैडम के पास जाते रहे कि मैडम हमारे पास दरखास्त जो है अब्बास चीमा के पास भेजो। क्योंकि जब लोगों को पता चल गया तो डीएसपी साहब के होते हुए और एसएचओ साहब के होते हुए डायरेक्ट मैडम दरखास्त ने मेरे पास भेजी थी, फोन भी करती है अब्बास ये बंदे आ रहे हैं और आपका ही लोग नाम ले रहे हैं, तो मैं इनको भेज रही हूँ। मैं कहा मैडम ठीक है, इंशाल्लाह मेरिट इंसाफ होगा। तो ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, ना अपना लालच ना अपनी कहानी कि मुझे एसएचओ लगना है। एसएचओ अगर किसी भी जवान के बच्चे को लगना है तो पहले सोचे लगना क्यों है। अच्छा, क्या हाल है? अगर कब्र के कीड़े इकट्ठे करने हैं तो फिर नहीं लगना चाहिए। अगर लोगों से मोहब्बत प्यार जो हमारी ड्यूटी में शामिल है वो करना तो फिर लगना चाहिए और अफसरों को लगाना चाहिए, ठीक है जी। मेरा एक ही सवाल और एक ही जवाब है कि एसएचओ बंदा लगता क्यों है, या लगाने वाले पहले क्यों नहीं वहां जब इंटरव्यू लेके कि बेटा तेरी ड्यूटी क्या है, वो सवाल जवाब क्यों नहीं करते कि तूने वहां नाम अच्छा पैदा करना है, गंद नहीं करना। पूरी कराची की बात करूं तो ये कैसे सवाल और जवाब है मेरे पे कि हमने अब्बास चीमा को एसएचओ नहीं लगाया तो वो हमारे तोपों का हमारी तरफ कर दिया है। इससे बड़ा भी झूठ फिर दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब्बास चीमा ये जो पीएसओ होते हैं अफसरान के, आप भी एडिशनल एसएचओ हैं, मतलब कि पीएसओ आईजी का आप जानते हैं अदनान सिद्दीकी, आपके जो डीआईजी हैं कायम खानी जो हैं, उनके जो पीएसओ हैं शाह अदील हैं, इंस्पेक्टर, इस तरीके से जो आपके एडिशनल आईजी हैं उनके जो पीएसओ हैं वसीम कोडू उनके पीएसओ हैं। तो ये पीएसओ का काम क्या होता है? मतलब आपको भी, आपने भी इनको डीलिंग की होगी पीएसओ से, क्या क्या करते हैं पीएसओ? ये हमारे नाजरीन को बताओ कि जानना चाह रहे हैं कि पीएसओ क्या होता है। पीएसओ एक तो सब दुनिया को होता है, अपना पेट्रोल पंप का नाम है। एक पीएसओ जो आप सवाल कर रहे हैं ये पर्सनल स्टाफ अफसर भी कहलाता है, पब्लिक रिलेशन अफसर भी होते हैं, ठीक है जी। अच्छा। वो वही होते हैं जो किसी का हमराज होता है, जैसे आपका हमराज राही है, समझ है ना जी। हाँ।
तो वो हमराज ही होता है, उसका भी मकसद है। मैं पहले कहता हूं कि करे कोई तो भरे कोई। आज एक अफसर अगर इस्लामाबाद चला जाएगा, पाकिस्तान के दूसरे सूबे में चला जाएगा, तो पीएसओ साहब कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो अगर पीएसओ साहब जो है वो ये सोचे कि अपनी कब्र में जाके अपना हिसाब खुद देना है, तो मैं अपने आप को साफ सुथरी दुनियादारी में गुजार लूं तो मेरे को एहतराम ज्यादा मिलेगा। तो ये मजबूरियां भी समझ लो अफसरान बाला की, और कम अकलियां भी समझ लो। ठीक है जी, मैं तो कम अकली कहूंगा कि एक अफसर को, नफीस तरीन अफसर को ये सोचना चाहिए कि कोई बंदा मेरा अजीज रिश्तेदार क्यों ना अगर मेरी बदनामी का बायस बन रहा है तो मैं उससे जान छुड़ाऊं। ठीक है ना जी? अच्छा, यहाँ पे मसला यही, वो जो सवाल आपने किया है, शाहदील साहब हो या दूसरे जिनके इदराम साहब हैं या तीसरे हैं वसीम साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं कि करे कोई भरे कोई। ये आता है ना वक्त, करेगा कोई भरेगा कोई, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हर बंदे का एक रिलेशन होता है पब्लिक से, लेकिन बदनामी जहां शुरू हो जाए वहां से तौबा करनी जरूरी है। वो अदनान साहब हमारे भाई हों, वसीम साहब हों या शाहदील साहब हों, कि भाई हम लोगों के ऊपर, या अफसर सोचे कि इनकी वजह से हमारे ऊपर बदनामी आ रही है, तो हमें इसका रास्ता वो तलाश करें जिसमें इज्जत महफूज रहे। लेकिन यहाँ तो ढीठों की मंडी हो गई है, ढीठों वाला काम शुरू हो गया है कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। वो वक्त आ गया नहीं साहब, मेरा इख्तलाफ यही है। मेरा कल का भी आपने स्पीच सुनी होगी, मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैं जो हकीकत है कि यार थाने एक 10-10 करोड़ लगा के मॉडल टैब है, मॉडलों को हमने फूकना है, क्या करना है मॉडलों को? और मॉडल तो हमारे लिए पब्लिक बन गई। जिस दिन पब्लिक की हम आवाज बन गए, पब्लिक नारे मारे कि गए थे वाकई थाने में, कल्चर चेंज हो चुका है, प्रोटोकॉल से इज्जत दी है, माई बहन बेटी गई है उसको इज्जत दी है, जी बहन हुक्म करे, बेटी कैसे आई है, अम्मा जी कैसे आए हो, मेरा यही मिशन है और यहीं पे मैं गिल्टी हो रहा हूं। अफसोस की बात है। अच्छा ये बताओ, अवाम जो है थाने आने से घबराते क्यों? उनको खौफ क्यों है थाने से? क्यों पुलिस वालों से घबराते हैं? भाईजान ये तो काफी देर से ये सिलसिला चल रहा है, अभी भी लोगों के अंदर से खौफ नहीं जाता कि जाते हैं सवारने, आ जाते हैं बिगाड़ के। ठीक है जी, काम सवारने पता थाने जाता है ना कि आप मेरे पास थाने आ गए, भाईजान मुझे पड़ोसी ने ये तंग कर रखा है। ठीक है जी, मैंने बोलना है व्हाट्सएप का दौर है, फोन का दौर है, हनीफ साहब उस पड़ोसी साहब का नंबर है, आप नंबर देंगे मुझे? मैंने आपको दरखास्त लेनी चाहिए ताकि हमारा प्रूफ है कि पड़ोसी के लिए कोई दरखास्त लेके आया। मेरी आदत है पड़ोसी के खिलाफ मैंने फोन करना है, भाईजान नत्थू साहब, खैरू साहब, मैं अब्बास चीमा बोल रहा हूँ। अगर मैं ड्यूटी अफसर हूं तो वो नाम बताऊंगा, एडिशनल तो वो बताऊंगा, एसएचओ तो वो बताऊंगा कि जनाब आपके खिलाफ हनीफ दुआमी साहब एक दरखास्त लेके आए हैं जिसमें इल्जाम ये है, आप क्या कहते हैं, आप थाने आ जाएंगे? वो अच्छा होगा तो भागता आएगा जी, मेरा तो कोई गुनाह नहीं है, हनीफ दुआमी साहब कहां से आ गए? तो वो सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। मेरी आदत यही है, मैंने यहीं से सारा ये जो है ना नाम कमाया इसी वजह से कि फौरी एक्शन। आप हनीफ दुआमी साहब को आज तकलीफ हुई कि जनाब मेरा 120 गज का प्लाट है सर, मेरे पे वहां देखा कोई ब्लॉक रख रहा है, मैंने मकान बनाया था सर, मेरी दरखास्त लो, मुझे फौरी एक्शन करो। हमने दरखास्त रिसीव कर ली, आपकी दरखास्त 5वें दिन फोन आया किसी एएसआई सब इंस्पेक्टर का कि जनाब हनीफ साहब कैसे हैं आप, मैं फलाना अफसर बोल रहा हूँ, आपकी दरखास्त मेरे पास आई है। अब उतनी 5 दिन में वहां छत पड़ गई। अब आपकी दरखास्त देने का फायदा क्या हुआ? मेरा इख्तलाफ सिर्फ यही है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर अब आपको सुहाय अजीज जो आपकी एसएसपी वेस्ट है, या कैप्टन आसिम या फिर गुलाम नबी मेमन आपको एसएचओ लगा देते हैं मंगोपीर थाने का या सुरजानी का, तो फिर क्या ये आप जो इस वक्त जो इतना लंबा जो आप भाषण दे रहे हो, ये जो आप फिर जो आपने तोपों का रुख जो पुलिस की जाने मोड़ दी, ये खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, आप बयानबाजी खत्म हो जाएगी, या आप ये सिलसिला जारी रहेगा? पहली बात तो यह, मुझे एसएचओ लगने का शौक नहीं, मुझे इंसान ही रहने का शौक है। इंसानियत सबसे बड़ा। अगर सुनो ना, अगर पोस्टिंग हो जाती है आपकी, आपको अगर बुलाती है आपकी एसएसपी कि भाई आ जाओ, आपको हम एसएचओ लगाते हैं, उसके बाद फिर क्या आप इसी तरह ये सब कुछ चलता रहेगा, आपका जोश खिताबत, या खत्म हो जाएगी? बताएं मुझे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मेरा लालच या मेरा है ही नहीं, एसएचओ शिप की टेंशन मैं पालने नहीं चाहता। मैं अपने इखलाक प्यार से पब्लिक से जो मकसद है मैं किसी के काम आऊं, सबसे बड़ी एसएचओ मेरी वो है। आप नहीं समझ रहे, एसएचओ का यही तो फंडा है कि मैं कह रहा हूं एसएचओ के लिए बेशुमार लोग अच्छे मौजूद हैं जो खुश इखलाक नेस्टली ईमानदार लड़के हमारे कोर्स मेरे बैचमेट के भी हैं। मैं यही पीटता हूं कि उनमें से किसी को केपीओ में बुलाओ, लेक्चर दो, बेटा इधर आओ, पहले कद शक्ल हुलिया पेट चेक करो, पर्सनैलिटी चेक करो। ठीक है जी, उसके बाद वहां चेहरे से बंदा पहचाना जाता है कि बंदा कौन, माई का बच्चा ठीक रहेगा। यहां से इम्तिहान वाला कट्टा खुला हुआ है नीफ साहब। मैं कह रहा हूं कि खुश इखलाक ऑनेस्टली चेहरों से बंदे पहचाने जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ ठेकेदारी निजाम है, वो बंद करना चाहिए।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको आईजी मुश्ताक मेहर बुलाते हैं एंट्री करके कि भाई ये बताएं कि आपने कहा कि आपको अगवा नहीं किया है, तो आपने किस बुनियाद पर कहा? आप कोई वहां विटनेस तो नहीं थे, आपकी पोस्टिंग मंगोपीर में है, वाकया जो है वो क्लिफ्टन का है, बाथ आइलैंड का। आपने किस ग्राउंड पर ये आप बात कर रहे हो कि आईजी के साथ ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, जबकि पूरी जो पीएसपी लॉबी है, तकरीबन तमाम जोनल डीआईजीज, एसएसपीज और सबका ये कहना है कि हाँ, आईजी के साथ ये नारवा सलूक हुआ है, उनको किडनैप नहीं तो बाई फोर्स उनको ले जाया गया है, और आप कह रहे हो कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अगर आपसे पूछते हैं आईजी साहब, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं आज दिन को ये सारा कुछ अपने ही खुद इंटरव्यू वाला खुद यानी मेहमान बन के बता चुका हूं कि अनजाना छोटा काका बात करे, सियाना अक्ल का इस्तेमाल करे। कि अगवाकार पहले देखना है कि अगवाकार कौन थे, कहां से आए, उनका मिशन क्या था। सबका रिकॉर्ड याफ्ता थे अगवाकार, उनका धंधा यही है, चोलिस्तान से आए थे, बॉर्डर से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे या बलोचिस्तान से आए थे। ठीक है जी, तो यही तो मेरा इख्तलाफ है कि ये हो सकता है कि जनाब अब्बास चीमा साहब एसएचओ हैं या अब्बास चीमा साहब आईजी सिंध हैं, इनके बगैर हमारा काम नहीं चलता। तो आप थाने गए या आईजी ऑफिस गए, वहां पे आपने बोला कि कहां है आपके बॉस, क्योंकि आपको तो बात बतानी नहीं, वो काम आप नहीं कर सकते, आपके बॉस के अलावा वो काम नहीं हो सकता। तो बॉस कहें घर सोए हुए हैं, कॉल की, बॉस ने कॉल अटेंड नहीं की, अगला रास्ता क्या कि चलो बॉस से फौरी इमरजेंसी काम है, अभी अभी चलो इमरजेंसी काम तो पड़ सकता है ना। अब बॉस फोन नहीं उठा रहे तो उसके घर पे जाएंगे नहीं जाएंगे, इसके आगे कौन सी कहानी है यार। अच्छा, गुलाम नबी मेमन जो आपके एडिशनल आईजी है, इतने ईमानदार हैं, पंज वक्त नमाजी हैं, और आपने उन पर भी बड़े जो है संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं। अगर वो आपको बुलाते हैं गुलाम नबी मेमन साहब कि भाई आप का अगर मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं सुना या अगर मैंने कोई कार्रवाई नहीं की तो आपने इतने बड़े बड़े इल्जामात उस पर लगा दिए, इस पर क्या जवाब दोगे आप? ओ भाईजान, बुले शाह ने बोला नमाज तो पढ़ना कम जनाना रोजा सरफा रोटी उच्चियां बांगा बुलिया हो देंदे नियत जीदां दी खोटी। ये बुले शाह ने अपनी किताब में लिखा है, नमाजों से अजानों से जान छूट जाएगी, हक सच पे चलना पड़ेगा। मैं बरूपिया क्यों कहता हूं, बरूपियापन किसको कहते हैं, मैं बार बार ये लफ्ज नहीं दोहराना चाहता कि ये दो वाकयात मेरे वाले में देख लो कि गोलावान वाला वाकया, उसमें भी एक एंट्री मेरी मौजूद है कि मैं पीट रहा हूं सर, इस मड्डे को बंद कराना है, और मेरे को बोला तुम्हारी ड्यूटी क्या है, ड्यूटी का करता हूं, मैं बता रहा हूं कोर्टों से आता हूं और सर ये जुल्म हो रहा है, और बस कनेक्ट जाती है, मैं ट्रांसफर होकर 4 महीने जलीलो ख्वार बाद में इंक्वायरी में क्लियर हुआ। उसका जिम्मेदार कौन है, उसका हिसाब कौन देगा, मेरे इस जलालत के पीरियड का हिसाब कौन देगा? मैं अपने पीरियड का हिसाब लूंगा और अपनी उस गाली उस सिस्टम का हिसाब लूंगा। पहले मैं खामोश था, अब मैं लेकर छोड़ूंगा। ऐसा जो शिप भाड़ में गई, मुझे क्या करनी है, ऐसा जो शिप में करना है, जहां इज्जत ना हो, जिस देश में जिस घर में इज्जत ना हो, वहां रहने का फायदा। अभी इंतकामी कार्रवाई या इस तरीके की एसएचओशिप मुझे नहीं चाहिए, मुझे इखलाक प्यार का सिस्टम चाहिए, वो मेरे पास है। कोई माई का बच्चा छीन नहीं सकता। रिजाइन करूंगा तो मैं इस तरह करूंगा कि दुनिया देखेगी, ये ड्रामेबाजी रिजाइन वाली भी नहीं करूंगा। मैं तो तैयार बैठा हूं, लेकिन उस वर्दी उतारने के बाद जो मैं अशर करूंगा, एक ताकतवर इंसान बन के वो सारी दुनिया देखेगी। मैं उस इंतजार में हूं कि मेरे खिलाफ को कार्रवाई करे और मैं अगला काम शुरू करूं। इतना सा काम है मेरे को। और थी चीमा साहब, आप तो कहते हैं ना घर का बेदी लंकन है, आप अपने फोर्स के और अपने फोर्स ही के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो आप पर तो मतलब है कि डिसिप्लिनरी एक्ट के तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि भाई ये तो आप यूनिफॉर्म पर्सन हो, डिसिप्लिन फोर्स है, तो आप तो ये सब कुछ यानी मीडिया के सामने आके इस तरह, आज आपको पता है कि एडिशनल आईजी की तरफ से पाबंदी है कि कोई भी पुलिस अफसर जो है मीडिया से बराह रास्त कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आप ये कर रहे हैं और आपके खिलाफ अगर इसी पर कार्रवाई कर दी जाए तो आप क्या करेंगे? आप मीडिया नहीं है, आप कनाडा में बैठे हैं, जुर्म कहां हो रहा है देखना, कौन से मुल्क में जुर्म हो रहा है। आप कनाडा में तो पहले तो आप जो है टोरंटो में है, ठीक है जी। यहाँ के किसी मीडिया को मैं इंटरव्यू दे नहीं रहा, और देना जुबान बंदी वो उस जगह होती है जहां पे कोई जुबान बंद करने का फायदा हो, जहां जुबान खोलने का हजारों लाखों लोगों को फायदा हो, वहां जुबान के ताले खोल देने चाहिए। मैं हक की बात करूं, आप मेरे एक्शन की बात, इन पे एक्शन नहीं हो सकता, इन पे कानून हो रहा है क्या? फिर ये कितना सिस्टम आता है, बादशाह बंदे हो यार। मुझे ये बताएं कि कराची के जो थाने हैं, ये क्या रिश्वत के अड्डे हैं, टार्चर के अड्डे हैं, अकूबत खाने हैं? ये जो इल्जामात लगते हैं सही है कि गलत, ये बताएं। थानों में क्या होता है, पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, काम होता है?
लोगों के लिए ना इंसाफी के अड्डे हैं, ठीक है जी। रिश्वत तो और साइड पे रह गई। पब्लिक जिसके लिए थाने बनाए गए हैं उनके लिए नो गो एरिया हैं ये थाने। किसी भी जगह पे मेरे इस पीरियड में देख लो, बाहर लिखा हुआ था कि 24 आवर हाजिर हैं हम, आप जब किसी को इमरजेंसी हो एसएचओ साहब से मिलना है तो मेरा संतरी, मेरा जो बाहर वाला बच्चा वो फौरी उठा देगा। मैंने उनको बोला कि बेटा बड़ी आस उम्मीद लेके बंदा थाने आता है कि साहब सुना अच्छा है, और मेरे साथ यही हुआ है कि यार साहब सुना अच्छा है चलो मिलते हैं। और मेरे पास लोग आके गप्पे लगा के इलाके के लोग ये भी कह रहे हैं निशा जी साहब मुझे पता चला है कि इसने ये ड्रामा बनाया पब्लिक का ड्रामा नहीं है, ड्रामा तो पब्लिक के साथ नाइंसाफी का सिस्टम है, वो मैं कह रहा हूं जो इनको समझ नहीं आ रहा। एक दिन इसका साहब एक अल्लाह की रात तो देख रही है ना, उस तो लेगी। बचना है, कोरोना खा गया करोड़ों बंदे और ये नहीं मरेंगे। ये वो कौन सा सिस्टम है, कतरीना में रह के आए हैं, ठीक है। कभी सोचा रात को सोते वक्त मर जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ड्यूटी क्या कर क्या रहे हैं। और ये माल जो भी मेरे समेत कमाएगा बच्चा कब्र में कोई नहीं गा। बल्कि इस दौर में घर नेट के दौर में फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। मैंने कल बोल दिया था बल्कि आज ही कि खौफे खुदा करो। पब्लिक को बोलोगे यार अब्बास चीमा जैसा बंदा अपने दोस्तों जो जिनको चहेतों को समझा दो कि देखो चीमा की नकल कर लो,